नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे में हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रयागराज के साथ। प्रयागराज माघ मेला प्रशासन की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के संबोधन पर उठाए गए सवालों के जवाब में अब संत की ओर से तीखा पलटवार किया गया। अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा के माध्यम से मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को एक कानूनी नोटिस थमा दिया गया, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई को न केवल अपमानजनक बताया गया बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया गया। नोटिस में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि मेला प्रशासन के जारी किए गए उस पत्र को 24 घंटे के भीतर वापस लिया जाए। अधिवक्ता का तर्क है कि प्रशासन का पत्र अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिमा, गरिमा को और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। तो लगातार देखिए, प्रयागराज में बवाल से ये शुरुआत हुई थी जब पालकी में सवार होकर अविमुक्तेश्वरानंद जा रहे थे और उनके पालकी को रोकने का प्रयास किया गया। उनको पैदल उतरकर स्नान करने के लिए कहा गया था। उसके बाद जब वो नहीं उतरे, अनशन शुरू कर दिया। वहाँ पे मारपीट हुई। मारपीट के बाद अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर नहीं हैं, इसको लेकर भी नोटिस उनको थमा दिया गया और जवाबी नोटिस में 24 घंटे की मोहलत अब संत की तरफ से दी गई है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर प्रश्न उठाया गया था। मेला प्रशासन की तरफ से सवाल उठाए गए थे, जिसका जवाब मांगा गया है और जवाब दिया भी। शंकराचार्य ने कहा कि मैं हूं शंकराचार्य। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे संत रामभद्राचार्य महाराज ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अन्याय किए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, उन्होंने अन्याय किया है। मैं जगत गुरु हूं, वो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये होता है कि गंगा तट रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका तो आप मत जाइए, हम लोग खुद स्वयं तक पैदल जाते हैं। अन्याय उन्होंने किया है, ये कहना है रामभद्राचार्य का। शंकराचार्य को लेकर उठे सवालों पर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चे पैदा किए जाने के सवाल पर उन्होंने अपनी बात रखी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के हिंदू शब्दों को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि उन्हें शास्त्र के बारे में कुछ नहीं आता। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य उनको बनाया ही नहीं। मैं स्पष्ट कहूं, नहीं, मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक सरंत हिंदवा। मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, हिमालय में समारभ्य जावदिंद सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदवा इत परिचक्षते। उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं, तो क्या कहूँ मैं। और चले बारी है सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश ने हरित ऊर्जा के विकास को मुख्य धारा में शामिल करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल हुए, जहां पे उन्होंने राज्य के हरित ऊर्जा विजन को दुनिया के सामने रखा। पीएम नरेंद्र मोदी के हरित संकल्प के प्रेरित मध्य प्रदेश स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की दिशा में अब तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में
De-risking the Green Leap Sub-National Blueprint for Utility Scale Energy Transition विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को प्रेरणा बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास करके मैं मान के चलता हूं कि नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु उत्तरदायित्व, वैश्विक स्थिरता, ऐसे कई कारण से हम सब मिलकर के, यद्यपि ये बात अब नए दौर के समय में एआई के जमाने में और कई कारण से बिजली की खपत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की महत्ता है, सच में माननीय मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन कई कारण से उसकी अनुकूलता भी है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। राउंड टेबल मीटिंग के समापन सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित ऊर्जा विजन को साझा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेघालय भारत का गौरव है। यह राज्य पर्वतमालाओं और नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण है। वहीं त्रिपुरा मां त्रिपुर सुंदरी जी की कृपा से अभिसिंचित और अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य के लिए सुविख्यात है। भारत के गहने के रूप में प्रसिद्ध मणिपुर भी अपनी अद्वितीय कला एवं समृद्ध संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इस बीच बड़ी खबर आ रही राजधानी रायपुर से। पुलिस कमिश्नरी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। निगम क्षेत्रों में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। कमिश्नरी में 21 थाने आएंगे। तो रायपुर ग्रामीण में 12 थाने शामिल किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमिश्नरी सिस्टम को लेकर आदेश जारी हो चुका है। अधिसूचना जारी कर दी गई है कि किस इलाके में, किन क्षेत्रों में कमिश्नरी सिस्टम लगने वाली है। तो महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। शासन ने अधिसूचना जो जारी की है वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही पत्र है जिसमें जिक्र किया गया कि कौन कौन से थाने और जो जोन है वो कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे। तो 21 थाने कमिश्नरी में आ रहे हैं। रायपुर ग्रामीण में 12 थाने इसमें शामिल किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरी को लेकर ये जो आदेश है वो निकाला जा चुका है। रायपुर में कल से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने एसपी संभालेंगे। 2 हिस्सों में पुलिस बटी होगी। नोटिफिकेशन जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बड़ी जो व्यवस्थाएं हैं बदलने वाली हैं। कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है और ये जो व्यवस्था है कल यानी कि 23 तारीख से 2026 से प्रभावी हो जाएगी। कल महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। 21 थाने की हम बात करें जो कमिश्नर के अंतर्गत आएंगे और 12 थाने जो कि एसपी के अंतर्गत आएंगे। एसपी इसको संभालेंगे। गृह विभाग की तरफ से बुधवार को ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर शहर की पुलिस फोर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये सिस्टम मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में इस्तेमाल किए जा रहे मॉडल पर ही आधारित होगा, जहां पे शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग अलग अलग तरीके से मैनेज होती, कुछ इस तरह से भी मैनेज किया जाएगा। तो शहरी थाने और ग्रामीण थाने अलग अलग होंगे, इसको बांट दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के लिए देखिए 37 वरिष्ठ पद सृजित भी किए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी मिली है। वहीं पे स्वास्थ्य को लेकर अहम फैसला हुआ। शासन ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। साय कैबिनेट में कौन कौन से अहम फैसले हुए, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य की दिशा में भी अहम फैसला लिया गया है। साय कैबिनेट के अहम फैसले। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे संबंधित अनुषांगिक कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रख्यात शैक्षणिक संस्थान को नवा रायपुर में 40 एकड़ जमीन 90 वर्ष की लीज पर देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
नई उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए STPI के साथ MOU का निर्णय लिया गया है। तकनीकी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने में यह MOU अहम होगा। कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लिया गया है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में लैब का प्रभावी संचालन होगा। पहले से उपलब्ध लैब को सुविधा और संसाधन युक्त बनाया जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुसार मरीजों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। आबकारी नीति से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लैब के संचालन तक कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है। साय कैबिनेट की बैठक में जहां आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, वहीं शासकीय अस्पतालों में लैब की सुविधा को मजबूत करने की दिशा में भी फैसला लिया गया। इससे आम लोगों को लैब से होने वाली जांच और उपचार में बड़ी राहत मिलेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। अगली खबर धार से। धार में भोजशाला पर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा करने का एकाधिकार मिले या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज करेगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्थाएं हो, तो इधर उनके बयान पर बीजेपी का पारा जो है गर्म हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। भोजशाला विवाद पर सियासी पारा हाई, फिर बहस पूजा होगी या नमाज। बसंत पंचमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। इधर दिग्विजय के बयान पर बीजेपी गरमाई। धार में 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने के कारण भोजशाला को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस दिन हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की अनुमति मांग रहा है, जबकि मुस्लिम समाज दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज की अनुमति की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों की मांगों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट काफी चर्चा में है। वो सरकार और जिला प्रशासन से संयम और संतुलन बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं और ये भी याद दिला रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा साल 2003, 13 और 16 में जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जब भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ते हैं तब पूजा और नमाज दोनों के लिए समय निर्धारण की व्यवस्था पहले से तय है। तो दिग्विजय सिंह जी माँ सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। भोजशाला विवाद के बीच दिग्गी राजा की इस पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से तल्ख टिप्पणी आई है। बीजेपी नेता दिग्विजय के पोस्ट को हिंदुओं के खिलाफ बताते नजर आ रहे हैं, साथ ही उस पर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। तर्क दिया गया है कि नमाज के लिए साल में 50 शुक्रवार, 25 मस्जिदें, पूजा के लिए साल में एक दिन एक स्थल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इंदौर शहर में एक तरफ तो जहां प्रशासन भागीरथपुरा इलाके से दूषित पानी से हुई बीमारियों के चलते निपटने की कोशिश कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ भानगढ़ इलाके की एक और डराने वाली तस्वीर सामने। दरअसल भागीरथपुरा से होकर गुजर रहे नाले से भानगढ़ इलाके के खेतों में पालक, मेथी, धनिया और गोभी जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं। ये पानी केवल गंदा नहीं बल्कि जहरीला भी है, जो कि सीधे सेहत पर हमला करता है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में जहरीली सब्जी का खतरा, मेयर बोले तुरंत एक्शन होगा।
इंदौर में दूषित जल पीने से हुई मौतों का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब यहाँ जहरीली सब्जी पर बहस गर्मा गई है। दरअसल इस गंदे पानी से कुछ लोग पालक, मेथी, धनिया और गोभी जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। जी हाँ, ये भागीरथपुरा से होकर भानगढ़ की ओर बहने वाले नाले की तस्वीर है और इसी नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही है। इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य है और प्रदूषित पानी से उगाई गई सब्जियों को बाजार तक पहुंचने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से और अन्य किसी माध्यम से मेरी जानकारी में आया है कि MR10 पर इस प्रकार की गतिविधि कुछ लोग कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। अभी मैं तुरंत निर्देश दे रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से नाले के पानी से कुछ लोग अगर खेती कर रहे हैं, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक नाले के पानी में केवल घरेलू गंदगी ही नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले लेड, सीसा जैसे घातक हैवी मेटल्स और ई. कोलाई, साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यहाँ उगाई जा रही सब्जियों के खाने से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे कि डायरिया, पेचिस, डिहाइड्रेशन और आखिर में मौत तक हो सकती है। इंदौर से INS 24/7 के लिए महेश मिश्रा की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण में है। 31 जनवरी को धान खरीदी की आखिरी तारीख है, लेकिन इसी बीच धान खरीदी को लेकर सियासत फिर से गरमा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों के टोकन तक नहीं कटे, लगातार किसान परेशान हो रहे हैं और बीजेपी इन आरोपों को सीधे के साथ खारिज कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। अब तक प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसान अपना धान सोसाइटियों में बेच चुके हैं। 110 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन अंतिम तारीख नजदीक आते ही किसानों की परेशानियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों के टोकन नहीं कट रहे हैं, जिससे वे समय पर धान नहीं बेच पा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में टोकन न कटने और अनवरी रिपोर्ट के नाम पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष उद्धव वर्मा कहते हैं, धान खरीदी के नाम पर सरकार किसानों को लगातार परेशान कर रही है। कभी टोकन का बहाना बनाया जा रहा है, कभी अनावरी रिपोर्ट के नाम पर किसानों को रोका जा रहा है। यह किसानों के साथ अन्याय है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है, कांग्रेस धान खरीदी के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में बम्पर धान खरीदी हो रही है। अब तक 20 लाख से अधिक किसान अपना धान बेच चुके हैं और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। बता दें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में लगातार किसान धान बेच रहे हैं। खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि विपक्ष किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर भाजपा सरकार के जिम्मेदार भी पलटवार की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा सरकार पूरे जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से किसानों को कभी टोकन के नाम पर, कभी अनावारी के नाम पर, कभी एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन के नाम पर, कभी और भी अन्य कारणों से परेशान करते आ रहा है। अब अंतिम 4-5 दिन जो बचा है उसमें भी लाखों किसान धान बेचने से वंचित है। आप देखे होंगे कि बीच बीच में ऐसी जो है वो बातें करके एक तरह से अपनी विपक्ष की भूमिका का केवल निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ठोस ऐसी जो है समस्या इंगित करके कांग्रेस इस मामले पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक दाना धान और जो वादा हमने सरकार के नाते किए थे उसको हम पूरा कर रहे हैं। धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। एक और कांग्रेस किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेर रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीति करार दे रही है। कुल मिलाकर धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ साथ राजनीति भी गरमाई हुई है। धान खरीदी की तारीख बढ़ेगी या किसानों की टोकन की समस्या का निराकरण होगा, यह देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर।
इधर रायपुर के श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हार्ट फेलोर एंड हार्ट ट्रांसप्लांट विभाग का शुभारंभ हुआ। एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई ने इसके लिए सहयोग किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। अब गंभीर हार्ट फेल्योर से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए मेट्रो शहरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय, खर्च और तनाव और पैसे की भी बचत होगी। हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी, जो कि मील का पत्थर साबित होंगी। बता दें कि 2 साल से लगभग 1500 से ज्यादा सफलतापूर्वक ऑपरेशन यहाँ पे हो चुके हैं। 90% सर्जरी मिक तकनीक से की गई है। शुभारंभ के मौके पर एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई के डॉक्टर, एसवीएच के डायरेक्टर, संस्था के सीईओ विनीत सैनी के साथ बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहे। आज हम दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं अपने, और इस जर्नी में हमें बहुत प्रदेश की जनता ने बहुत सराहा है, बहुत हमें आशीर्वाद दिया है। और हमने जैसा कि पहले ही ये प्रण लिया था कि हम प्रदेश की जनता को सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया हार्ट के ट्रीटमेंट का सुविधा देंगे, उसी श्रेणी में हमने आज एमजीएम हॉस्पिटल, जो चेन्नई के सबसे देश में जाने माने हॉस्पिटल हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में, उनके साथ में हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। इस हॉस्पिटल में और आमतौर पे ये छत्तीसगढ़ में और रायपुर में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और हर किस्म के इलाज अभी अवेलेबल हैं हार्ट के, मगर ट्रांसप्लांट एक्टिविटी बहुत कम है। ट्रांसप्लांट का मतलब है कई मरीज़ ऐसे हैं जिनका हार्ट और अंग जो भी है इतना डैमेज हो चुका है कि उसको नया, सिर्फ स्पेयर पार्ट जैसे नया ऑर्गन देना ही बाकी रहता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हार्ट का यहाँ पर आज तक हुआ नहीं, और हमारा एक्सपीरियंस 30 साल से है। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।